हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी क्लास 8 के सभी चैप्टर्स की, ताकि आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन या मैं कहूँ आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो क्विक रिवीजन में आज मैं चैप्टर आपके साथ लेकर आई हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फो। आपको पता ही है इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है, तो इसका मतलब इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहली बात है कि होते क्या हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि अगर जो ऑर्गेनिजम्स की, इन ऑर्गेनिजम्स की अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहा है। सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस को किसने बताया? सबसे पहले बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस बताई गई, और बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस सब किसने बताई? एंटोन वैन लिवनहुक। वो भी कैसे पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसके बाद ही सभी ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होती गई, और हमें ये पता चला कि बैक्टीरिया के साथ साथ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है? हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? दैट वाज द एंटोन वैन लिवनहुक। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस एंड विब्रियो। फंजाई जो हमारे सिलेबस में है वो है ब्रेड मोल्ड और ईस्ट। प्रोटोजोन्स आर द पैरामीशियम्स, अमीबा, then algae is the chlorella and spirogyra. Then come about the virus. कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि वायरसेस भी तो नॉन लिविंग है, सॉरी वायरसेस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तब हमने उसका नाम क्यों नहीं लिया जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की? बिकॉज वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन। वायरसेस वो ऑर्गेनिज्म है जो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, वो बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई अभी तक हम उनको सेपरेटली स्टडी करते हैं, यानी कि किंगडम वायरस को हम सेपरेटली स्टडी किया जाता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्टली नहीं स्टडी किया जाता। अब क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई वायरसेस आर रिगार्डेड ऑन बीइंग ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी आपको आने के चांसेस हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वायरसेस जब भी आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अगर वो टेबल पे हैं, बुक्स पे हैं या एयर में प्रेजेंट है, तब वो नॉन लिविंग है। एज सुन एज दे एंटर द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, जैसे ही उनकी बॉडी में एंटर करेंगे दे बिकम लिविंग। दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज एट द बॉर्डर लाइन। बाहर नॉन लिविंग और अंदर लिविंग होने की वजह से ही वो स्पेशल हैं, यूनिक हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्यूटियस। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे कैन आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन द रॉक्स, दे आर प्रेजेंट इन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी कि जहां पे गर्म पानी के झरने हैं, जहां पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पे कोई एग्जिस्ट कर सकता होगा ऑर्गेनिज्म, वहां पर भी। इवन इन द स्नो, जहां अंटार्कटिका के जो स्नो है वहां पर भी आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो ना हो। इवन दे आर प्रेजेंट इन साइड द गट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने चैप्टर का नाम है एज फ्रेंड और फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हमें उससे कुछ ना कुछ फायदा भी मिल रहा है, बट ऑन द अदर हैंड उससे हमें नुकसान भी है। तो फायदा क्या है? नंबर 1, लैक्टोबैसिलस इन कर्ड फॉर्मेशन। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि दही बनाने के काम आता है, कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है। फंजाई लाइक ईस्ट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें शुगर्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस रेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस डो को राइज कर देगी। जो भी हमने कोई भी इडली डोसा बनाना है तो उसका जो डो है वो राइज कर जाएगा, और राइज डो जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, जब जो ईस्ट को जब हम डालते हैं तो वो क्या करता है? वो शुगर्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू एल्कोहल। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड इवन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? हम घरों में कॉमनली यूज करते हैं विनेगर, सिरका, उसको बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है।
सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज क्या है? जो भी हमारे घरों का वेस्ट वाटर है उसे हम बोलते हैं सीवेज। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी जो अर्थ पे वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, तो उस वाटर की सप्लाई को कंप्लीट रखने के लिए, यानी कि सब लोगों को प्रॉपरली वाटर मिल सके, अब हमारी गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो सीवेज है उसको कुछ बैक्टीरिया जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द यूजफुल वाटर, यानी कि दैट वाटर कैन बी यूज्ड अगेन। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वो वाटर आप ड्रिंकिंग में यूज नहीं कर सकते, यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज में आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने गार्डनिंग के लिए हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बायो एग्यूमेंटेशन। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुछ बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर भी प्रेजेंट है, इन द सेम वे कुछ बैक्टीरिया रूमिनेंट्स यानी कि काउ, बफलो, जो कर्ड चूइंग एनिमल है, जो आपने देखा जो जुगाली करते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, जो कभी कभार ऐसे बैठे बैठे कुछ चबाने लग जाते हैं, तो वो जो कर्ड चूइंग एनिमल्स हैं उनकी जो गट है, उनके इंटेस्टाइन रीजन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है मिथानोजन, और ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। और किस लिए प्रेजेंट होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपकी बुक्स में ये चीज मेंशन नहीं है। दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? जितने भी वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में रिच इन सेलुलोज। सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय अस, यानी कि हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट जो रूमिनेंट्स हैं, काउ, बफलो, जो कर्ड चूइंग एनिमल्स हैं, वो जो एनिमल्स हैं उनकी गट के अंदर एक बैक्टीरिया है मिथानोजन, उसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जा रहे हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन फेज को या वो ग्रोथ फेज को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, सुप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट से हम बच जाते हैं। तो एंटीबायोटिक लाइक जैसे कि पेनिसिलिन किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। इसी तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एंटीबायोटिक से टॉपिक से एक और क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स जो है क्या हम खुद से ले सकते हैं? यानी कि अगर मुझे लगा कि मुझे पिछली बार फीवर हुआ था तो मैंने वो पर्टिकुलर मेडिसिन खाई थी, उससे ठीक हो गई थी मैं, तो इस बार भी क्या मैं वही पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले लूं? तो नो, एंटीबायोटिक्स हमेशा आपको एक प्रिस्क्राइब डॉक्टर से लेना है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तभी आपको वो खाने हैं। नंबर 2, प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के लिए खाने हैं, जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने कहा उतने टाइम के लिए खाने हैं। ये नहीं है कि डॉक्टर ने हमें 7 डेज के लिए कहा बट हम 2 डेज में ठीक हो गए तो हमने उसको खाना ही छोड़ दिया। उसको प्रिस्क्राइब डोसेज लेनी है, यानी कि अगर दिन में 2 बार कहा है तो 2 बार ही लेने हैं। तो क्या क्या मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेने हैं। नंबर 2, प्रिस्क्राइब डोसेज लेनी है, जो डॉक्टर ने डोज आपको एडवाइस की है उतना, और प्रिस्क्राइब टाइम के लिए लेने हैं। ऐसा क्यों? अगर आप एक्सेस में लेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा कि आपके गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको भी ये मार देंगे, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है गुड बैक्टीरिया के ऊपर फिर काम करने लग जाएगी। और अगर आपने कम अमाउंट में लिए तो जो वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गए थे बाय वेरियस एजेंट, वो जो एंटर कर गए थे ये अभी उनको उन्होंने कंप्लीटली मारा नहीं और आपने खाना बंद कर दिया, तो हम दोबारा से बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर भी क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में डेड और वीक एंटीजेंस को इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जब हमें वो पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट अटैक करे तो वो हम उससे रिकवर कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता था कि ये डिजीज कॉजिंग एजेंट दिखता कैसे है और इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो वैक्सीनेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेड वीक एंटीजन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीनेशन किस किस की वैक्सीनेशन है? फॉर एग्जांपल लाइक पोलियो, टेटनस एक्सेट्रा, बहुत सारी और भी हैं, मैंने जस्ट आपको 2-3 दी हैं। देन राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स हैं जिनके लेग्यूम्स होते हैं, जितनी भी पल्सेस हैं दे आर कॉल्ड द लेग्यूमिनस प्लांट, और इन लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? राइजोबियम। इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया है राइजोबियम जो रूट नोड्यूल्स में होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। नेक्स्ट, दे एक्ट एज डीकम्पोजर। जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई, दे एक्ट एज द डीकम्पोजर। ये तो हमने कुछ बैक्टीरिया के यूजफुल वेज पढ़े, बट इसके साथ साथ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो पढ़ते हैं कैसे कैसे वो हार्मफुल है। जो डिजीज कॉजिंग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। पैथोजन रिलीज सम हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी विच इज कॉल्ड द टॉक्सिन्स। जनरली जो डिजीज पैथोजेंस कॉज करते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय एयर, बाय वाटर, सॉयल, एनिमल और बाय यूजिंग वेक्टर इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर से टाइफाइड, सॉरी वाटर से टाइफाइड एंड कॉलेरा, देन सॉयल के थ्रू टेटनस स्प्रेड होता है, एनिमल्स के थ्रू जैसे कि रेबीज, और बाय यूजिंग वेक्टर जैसे कि मॉस्किटो। अब हम बचे कैसे इनसे? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की बात करें तो हमने इन डिजीज से बचना कैसे है? बचने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन लाइक टीबी, पोलियो और मम्स। मॉस्किटो नेट्स का यूज करें तो हम, या मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करें तो हम मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीजेस से बच सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल करें तो हम कॉलेरा जो कि वाटर से स्प्रेड होती है, जब हम कभी भी बाहर से कोई अनहेल्दी वाटर हम अगर कंज्यूम कर ले तो उससे होगी। और बाय मेंटेनिंग द गुड हाइजीन, रिंगवॉर्म और एथलीट फूड जैसी डिजीज से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिजीज कॉज करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहे हैं। तो आपको वो टेबल को अच्छे से लर्न करना है क्योंकि उनमें से 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है। फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से आएगा तो 1 मार्क क्वेश्चन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? अगर आपने वो कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लिया। कंटेमिनेटेड फूड कौन सा? वो फूड जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग फूड को अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो दैट रिजल्ट इन नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, स्टमक इन्फेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग। बेसिकली जो फूड पॉइजनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकाई एंड एस्परजिलस। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब हमें अपने आप को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है जो कहलाती हैं फूड प्रिजर्वेशन, कि कैसे हम उस पर्टिकुलर फूड को स्पॉयल होने से, खराब होने से या तो रोक लें या फिर हम उस खराब होने का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दें। तो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? दैट इज अ मेथड टू स्लो और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो आप बिल्कुल ही रोक सकते हो, है ना, या आप ऐसा कर सकते हो कि स्लो डाउन कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड है दैट कैन कम टू योर एग्जाम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे मेथड्स लिख के आने हैं वहां पे। तो सबसे पहला मेथड है ड्राइंग। हम ड्राई करके, जैसे आपने देखा है मम्मा जो है पल्सेस को, ग्रेन्स को ड्राई करके जनरली स्टोर करते हैं। हम पहले उसको सन में ड्राई करते हैं फिर ही हम उन्हें स्टोर करते हैं। नट्स को हमने स्टोर करना है तो ड्राई करके स्टोर करते हैं, क्योंकि ड्राई करने से सन की डायरेक्ट रेज जब उस पर पड़ेंगी तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वहीं पे ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। देन प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट आर जनरली एडेड टू मीट एंड फिश। इसके साथ साथ हम जैम, जेलीज, इन सब में और पिकल्स में भी जो हम शुगर और सॉल्ट डालते हैं, वहां पे जो मेन पर्पस है हमारा दैट इज टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजिंग एसिटिक एसिड, मैंने आपको अभी बताया एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर। तो विनेगर इज जनरली एडेड टू पिकल टू स्टोर देम। देन केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट इज एडेड टू सर्टेन कंपाउंड्स टू स्टोर देम और टू प्रिजर्व देम। इसके अलावा हम जैसे मिल्क को हर बार जब यूज करना होता है हमें, तो हम गर्म करके या फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर में हम उसको रख देते हैं। तो मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, टू प्रिजर्व इट। देन पेस्चराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में क्या किया जाता है कि जनरली मिल्क के लिए है। पेस्चराइजेशन में क्या किया जाता है, मिल्क को पहले 72 डिग्री टेम्परेचर पे, 72 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया जाता है और उसको एक सडन एकदम से फ्रीज किया जाता है।
तो दैट इज कॉल्ड द पेस्चराइज्ड मिल्क। जितना भी हम पैकेटेड मिल्क खरीदते हैं मार्केट से, दैट ऑल इज पेस्चराइज्ड मिल्क। देन कैनिंग, कैनिंग में क्या होता है कि हम जो भी फूड है उनको बनाने के बाद उनको कैन्स में स्टोर कर लेते हैं। कैन्स जो है वो एक तरह से उसको वैक्यूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। फ्रीजिंग, हम फ्रीजर में जैसे मीट और नट्स वगैरह को स्टोर करें। वैक्यूम पैकिंग के अंदर हम नट्स को जनरली स्टोर करते हैं, जहां पे नट्स को वैक्यूम में कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी एयर है उस सबको रिमूव कर दिया जाता है और उसको अच्छे से प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सारे फूड प्रिजर्वेशन मेथड आपको समझा दिए और पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ आपको जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और आपका पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।